हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पहले एग्जाम पीजीटी का है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। जो भी आंसर होगा, ये नहीं कि केवल आंसर डिटेल में समझाऊंगा। एक क्वेश्चन से आपके कई सारे तैयार होने चाहिए। ये नहीं कि बस आंसर बताए और आगे बढ़ गए हम। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, इन व्हाट प्रोफेशन वॉज जॉन कीट्स अप्रेंटिस्ड एट द एज ऑफ 15? कौन से प्रोफेशन की जॉन कीट्स ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली थी? अब इसमें ये अनइम्पॉर्टेंट है, एट द एज ऑफ 15 ये नहीं पूछा जाएगा कौन से प्रोफेशन की ट्रेनिंग ली थी। भाई, लॉयर की ट्रेनिंग ली जाती है, सर्जन की ट्रेनिंग ली जाती है, पोएट की ट्रेनिंग नहीं ली जाती, टीचर की ट्रेनिंग ली जाती है। तो कौन से प्रोफेशन की ट्रेनिंग ली थी? पता होगा, सर्जन की जॉन कीट्स ने ट्रेनिंग ली थी। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ को एक बार रिवाइज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 31 अक्टूबर 1795 को इनका जन्म हुआ था। उनकी डेथ 23 फरवरी 1821 को। ये लगभग 25 साल जिंदा रहे। इनके फादर का नाम थॉमस और इनकी मदर का नाम फ्रैनी था। मदर की डेथ जल्दी हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। इन्होंने सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली थी और बाद में इनको लाइसेंस मिल गया था। जैसे मेडिकल स्टोर होता है खोलने का, केमिस्ट का लाइसेंस, ऐसे ही इन्हें लाइसेंस मिल गया था एपोथेकेरी का। मतलब ये दवाइयां बेच सकते थे, तो इनको लाइसेंस मिल गया था। तो एक तरह से मेडिकल लाइन से ये जुड़े हुए थे। लेकिन पोएट्री का ऐसा इन्हें बुखार चढ़ा कि इन्होंने पोम लिखना शुरू करी और एक इतिहास में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। आगे बात करते हैं। सेकंड एमसीक्यू, हु रेफर टू चार्ल्स लैम्ब? किसने चार्ल्स लैम्ब को कहा था एज द जनरल हार्टेड लैम्ब? जनरल हार्टेड लैम्ब कह सकते हैं दयालु हृदय वाला लैम्ब। फिर चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो एक खासियत थी, इनके वर्क में ह्यूमर और पैथोस दोनों मिक्स होता है। ये इन्होंने मैरिज नहीं करी, लेकिन ये बच्चों से प्रेम करते थे। बच्चों का जिक्र करते हैं कि मेरे बच्चे हैं अपने वर्क्स में। तो इनके वर्क्स में अगर करें तो ह्यूमर और पैथोस को मिक्स करा हुआ है। और किसने कहा था जनरल हार्टेड लैम्ब? भाई, किसने कहा होगा? अनुमान करते हैं जो इनके साथ में पढ़ा है। अब कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेज, लॉर्ड बायरन या पर्सी बिश शैली? कौन इनके साथ में पढ़े थे? कॉलेज। कॉलेज ने कहा था। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 10 फरवरी 1775। ठीक है, इनको जन्म हुआ और 27 दिसंबर 1834 को इनकी डेथ हुई। इन्होंने किस नाम से लिखा था? इलिया के नाम से। इलिया नाम पता होगा, इनके साथ में एक क्लर्क काम करता था। वहां से ये नाम लिया उन्होंने, जो इटालियन क्लर्क था उसका नाम लिया और उसी के नाम से इन्होंने जो है अपने वर्क्स पब्लिश कराए। इन्हें कहा जाता है द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, क्योंकि इनके एसे बहुत ही अच्छे थे, तो इन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी कहा जाता है। कॉलेज, जो इनके सहपाठी भी थे, उन्होंने कहा था द जनरल हार्टेड लैम्ब। अच्छा, एक और है इनके बायोग्राफर। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कहा था? द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो द मोस्ट लवेबल फिगर। काफी सारी जो है वजह से चार्ल्स लैम्ब को बहुत ही ज्यादा पसंद करा जाता है, क्योंकि इनकी बायोग्राफी को अगर हम स्टडी करते हैं तो इन्होंने अपनी सिस्टर के लिए खुद शादी नहीं करी और सेक्रीफाइस कर दिया अपने को। तो ये काफी सारी चीजें इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती हैं। अगर बात करें चार्ल्स लैम्ब के, तो चार्ल्स लैम्ब की मदर का नाम एलिजाबेथ, बहुत ही कॉमन नेम है एलिजाबेथ। फादर का नाम जॉन, भाई का नाम भी जॉन था। क्राइस्ट हॉस्पिटल ये इनके शुरुआती स्कूल का नाम है, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी। और यहाँ पे इनके सहपाठी थे एसटी कॉलेज और ली हंट। ये इनके सहपाठी थे, साथ में पढ़ा करते थे, जो खुद राइटर थे। इन्होंने क्लर्क के तौर पे सबसे पहले जॉब करी थी साउथ सी हाउस में, क्लर्क के तौर पे। और बाद में ईस्ट इंडिया हाउस, जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी में 33 ईयर्स तक जॉब करी, रिटायरमेंट तक इन्होंने जॉब करी ईस्ट इंडिया हाउस में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। क्राइस्ट हॉस्पिटल से इन्होंने पढ़ाई करी थी। नेक्स्ट है थर्ड, चार्ल्स लैम्ब सिस्टर अपीयर्स इन हिज एसेज एज। चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर का नाम जो है एसे में किस नाम से आता है? ब्रिजेट इलिया, मैरी एन, एलिजाबेथ लैम्ब, लूसी ग्रे। अगर मैं कहूं इसमें ओरिजिनल नेम भी लिखा हुआ है। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर का नाम मैरी था, लेकिन एसे में कौन सा नाम यूज करा है? तो एसे में नाम यूज करा है ब्रिजेट इलिया। ये सिस्टर का नाम यूज करा है। अगर हम बात करें चार्ल्स लैम्ब की, तो चार्ल्स लैम्ब कहें तो एक थोड़ी दिक्कत थी परिवार में। देखो, मैडनेस की दिक्कत रही थी इनके परिवार में, तो चार्ल्स लैम्ब को खुद मैडनेस के फिट पड़े थे। ये भर्ती भी रहे मैडनेस की वजह से पागल खाने में। बाद में इनकी सिस्टर को भी मैडनेस के दौरे पड़े और इनकी सिस्टर ने इनकी मदर, अपनी मदर का मर्डर कर दिया पागलपन के दौरे में।
जब इन्होंने एस से लिखे तो अपनी सिस्टर का नाम जो है वो मैरी यूज नहीं करा, ब्रिजिट इलिया यूज करा था। ब्रिजिट इलिया के नाम से अपनी सिस्टर को ये अपने एसे में संबोधित करते हैं। तो नाम ध्यान रखना, ब्रिजिट इलिया। इलिया तो बहुत कॉमन है, इलिया जनरली नहीं है होगा कि लिखा हुआ है। ब्रिजिट हो सकता है लिखा हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि भाई मेन क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करा जाए। तो इलिया से तो आपको पता लगे भाई इलिया मेन है, ब्रिजिट भी लिखा हो सकता है। तो ब्रिजिट के नाम से इन्होंने अपनी सिस्टर को संबोधित करा है एसेज में। आगे बढ़ते हैं अब हम। इनटू हाउ मेनी पीरियड्स इज वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर डिवाइडेड। पोएटिक करियर की बात करें वर्ड्सवर्थ के, तो कितने पीरियड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? 1 2 3 4। शेक्सपियर के कितने थे? 4। तो वर्ड्सवर्थ के भी हम 4 ही मानते हैं। ठीक है, 4 है इसमें सही ऑप्शन। और अब बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड और इसका दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, इसमें जिक्र करा है अपना जो प्रेम है नेचर के प्रति, जो इनके माइंड की ग्रोथ हो रही है उसका जिक्र करा है। और टिंटन है भी, में टिंटन है भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कराई हुई भी है। 4 पीरियड है। पहला है ब्लड, दूसरा है सेंसेस। पहले ब्लड की बात करते हैं, द पीरियड ऑफ द ब्लड। शुरुआती बच्चों वाला। अब ये बच्चों वाला जो प्रेम होगा नेचर के प्रति कैसा होगा? भागने वाला, कूदने वाला, ठीक है, वॉकिंग, आथिंग, बास्किंग, लीपिंग। तो ये बच्चों वाला प्रेम है नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति। तो ये हो गया ब्लड। दूसरा है सेंसेस वाला, ये सेकंड पीरियड है। ये हो गया टीनेजर वाला, थोड़ा सा समझदारी आई इसमें। ठीक है, अब इसमें जो प्रेम जो था नेचर के प्रति, वो ऐसा कह सकते हैं कि वो कूदने फिरने वाला नहीं, लेकिन नेचर के प्रति लव था, प्रकृति के प्रति प्रेम था। ठीक है, क्योंकि नेचर की जो ब्यूटीफुल साइड थी वो इन्हें अट्रैक्ट करती थी। तो पहला हो गया ब्लड, दूसरा हो गया सेंसेस। अब तीसरा जो पीरियड है उसको हम कहते हैं इमेजिनेशन। यहाँ पर जो था, आसपास इन्होंने देखा क्या चीज चल रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे एक प्रॉमिस थे कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जो कुछ बाद में हुआ उसकी वजह से ये काफी व्यथित हुए। और बाद में इन्होंने कह सकते हैं कि जो उन्होंने देखा, दुख वगैरह देखा, तो कुछ इनके कल्पना जो इन्हें लगता था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इस समय इन्होंने सफरिंग, जो ह्यूमन सफरिंग थी, उसका एहसास किया। तो ये इमेजिनेशन वाला था, इन्होंने कल्पना करी कि ये जो चीजें होती हैं वो इस तरह से नहीं होती। ये इमेजिनेशन, पीरियड ऑफ इमेजिनेशन। और लास्ट जो है, ये सबसे कह सकते हैं मैच्योर वाला प्रेम है। तो पहला हो गया ब्लड, बच्चों वाला, ठीक है, लड़कपन वाला, कूदना फांदना। दूसरा हो गया सेंसेस वाला, सेंस जिसमें हम जो था कुछ समझदार होते हैं। ठीक है, जैसे एक कहते हैं टीनेजर के तौर पे कि हमें नेचर जो है अट्रैक्ट करती है, सेंस, हम सेंस कर रहे हैं, आंखों से सेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो नेचर की आवाज को हम सुन रहे हैं कानों से, तो सेंस वाला। तीसरा हो गया इमेजिनेशन, आसपास की चीजों को देखा क्या हो रहा है, उससे थोड़ा सा ये व्याकुल भी हुए। ठीक है, और फोर्थ पीरियड में इनका जो लव था नेचर के प्रति बिल्कुल मैच्योर हो गया। ये था बिल्कुल सोल वाला, कहते हैं आत्मा वाला, कहते हैं ना आत्मा वाला, मेडिटेशन आत्मा वाला हो गया। कि इन्होंने नेचर में छिपी हुई आत्मा को महसूस करा कि नेचर में एक आत्मा, नेचर जो है वो एक बिल्कुल निर्जीव नहीं है। अगर लोग नेचर की गोद में रहें तो वो अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्होंने नेचर में मिस्टिकल और स्पिरिचुअल जो गाइडेंस है वो इन्होंने देखा कि नेचर जो है वो मिस्टिक है और स्पिरिचुअलिटी नेचर में होती है। आगे बढ़ते हैं हम। इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन, मिल्टन, ये एक ऐसे लिखा था मिल्टन ने, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, बस इतना समझो। ठीक है, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स की बात करी गई है। अब इसमें क्या है, रेपुडिएट मैरिज, मैरिज को रेपुडिएट करते हैं, असेट्स मैरिज नन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि आपकी वोकैब होनी चाहिए, और वोकैब के लिए क्या होता है, जो लिटरेचर में वर्ड्स आ रहे हैं उनको आप ध्यान से कर लो तैयार, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिटरेचर में वर्ड आते हैं, और वो वही वर्ड जनरली पूछ लिए जाते हैं कि भाई आखिर पूछे कहाँ से गए। तो यहाँ पे रिप्यूडिएट आया है, रिप्यूडिएट होता है जब आप रिफ्यूज कर दो, उसको, मैरिज को बिल्कुल खंडन करो। तो यहाँ पे मैरिज का ही खंडन करते हैं, रिप्यूडिएट। तो बात करते हैं, रिप्यूडिएट होता है अस्वीकार करना, नकारना, रिप्यूडिएट। एक एग्जाम्पल को लेते हैं, ही रिप्यूडिएटेड द एक्यूजेशंस, उसने जो था अस्वीकार कर दिया आरोपों को, मेड अगेंस्ट हिम, जो उस पर लगाए गए थे। तो रिप्यूडिएट होता है अस्वीकार करना। तो ये जो एस्से था, इसमें मिल्टन जो है, जो डिवोर्स है उसकी बात करते हैं कि डिवोर्स को जो है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय डिवोर्स को ये कोशिश करी जाती थी कि नहीं दिया जाना चाहिए, ये है वो है। तो ये साफ कहते हैं कि डिवोर्स जो है वो दिया जाना चाहिए। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राकार्ड,
गॉर्डन। तो बस इतना नाम ध्यान रखना, डॉक्ट्रिन, डिसिप्लिन, डिवोर्स, इसे एक बार देख लो। आगे बढ़ते हैं हम। 6, हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? एसेज ऑन मिल्टन किसने लिखा था? देखो, कहें तो ये अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं जो उम्मीद नहीं होती। ये एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसको हमारे समाज में और कहें तो अरेबियन कंट्रीज में भी काफी क्रिटिसाइज करा जाता है। इसने इसे बुलाया गया था इंडिया में कि आप जो है एक पूरा जो है खाका बनाओ, पूरा चीजें तैयार करो कि इंग्लिश को कैसे इंट्रोड्यूस करा जाए। तो इन्होंने एक सेंटेंस, एक पूरा फ्रेज करा था जिसको माइन्यूट करके इन्होंने पूरा एक ऐसे लिखा था, ऑब्जर्वेशन ऑफ, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। इसमें उन्होंने कहा था कि जितनी इंग्लैंड में एक अलमीरा की एक शेल्फ में नॉलेज है, शेल्फ में नॉलेज है, इतनी पूरी अरब और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसके सारे अगर बुकों की बात करें तो उनमें भी वो नॉलेज नहीं है। तो हमारे यहाँ जितनी बुक्स हैं, चाहे अरेबियन बुक, अरब बुक्स की बुक्स हों या फिर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उनमें भी इतनी नॉलेज नहीं है जितनी कि इंग्लैंड की अलमीरा की एक शेल्फ में रखी बुक्स में होती है। क्रिटिसाइज करा गया इन्हें। और कौन थे वो? मकौले। समझ गए होगे, मकौले ने जो था लिखा था एसेज ऑन मिल्टन, जहां पे ये मिल्टन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो बस मकौले के नाम से थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट है, इन विच लिटरेरी जॉनरा, कौन से जॉनरा में द ओल्ड फैमिलियर फेसेस आता है? चार्ल्स लैम ने लिखा था द ओल्ड फैमिलियर फेसेस। तो ये क्या है? ड्रामा है, सटायर है, लिरिक पोएट्री है, फिक्शन है? फिक्शन से मतलब काल्पनिक, कह सकते हैं नॉवल। किस में आएगा ये? ड्रामा में आएगा, सटायर में आएगा, लिरिक पोएट्री या फिक्शन? देखो, नाम है द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, साफ साफ लग रहा है कि ये जो है कोई एस्से है, लेकिन ये एस्से नहीं है, ये है लिरिक पोएट्री, कह सकते हैं पोम है। ठीक है, एक इसमें लिरिक, इसमें कह सकते हैं एक लय है। तो ये एक पोम है। यहाँ पे हम बात करें चार्ल्स लैम की, तो चार्ल्स लैम ने अपना करियर एज अ पोएट स्टार्ट करा था, लेकिन इनको जो ख्याति मिली या इन्होंने जो ज्यादातर लिखा वो एसेइस्ट के तौर पे लिखा। अगर बात करें पोएट के तौर पे, इन्होंने पहला वॉल्यूम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस यहाँ पे देख लो, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट लिखा था। एक नाम जरूर ध्यान रखना, एक और वॉल्यूम था जो इन्होंने पब्लिश करा था साथ में मिलके, ब्लैंक वर्स के नाम से। ये ब्लैंक वर्स खुद एक वॉल्यूम का नाम है। ब्लैंक वर्स हमें पता है लिखने का एक तरीका होता है पोम को, लेकिन ब्लैंक वर्स के नाम से पोम्स का एक वॉल्यूम पब्लिश करा था। कुछ पोम्स जो इनकी खास हैं उनमें एक आती है द ओल्ड फैमिलियर फेसेस। इसमें अपने जो परिचित लोग हैं पुराने, उनकी बात करते हैं। एक पोम है इनकी, लिरिक पोएट्री है। और एक और पोम है जिसकी वजह से इन्हें याद करा जाता है, ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सून एज इट वाज बोर्न। नाम से समझ गए होगे। ठीक है, बच्चे के मरने पर, जैसे ही वो जन्म लेता है। तो ये दो पोम्स हैं जो अक्सर जो है हम जानते हैं कि चार्ल्स लैम ने इन्हें लिखा है। तो चार्ल्स लैम के इस वाले वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वर्स पूरा एक वॉल्यूम का नाम है। आगे बढ़ते हैं अब हम। विच वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ जॉन कीट्स? देखो, ये जो क्वेश्चन है ये, इनमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर अनइम्पॉर्टेंट चीजें बहुत सारी होती हैं, हमें मेन चीज होती है कि हम इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखें, लेकिन कुछ चीजें जब ऑप्शन आते हैं तो अगर मान लो अनइम्पॉर्टेंट आता भी है तो हमें ये पता हो कि ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला डाउट है, हमने पढ़ा नहीं लेकिन हमें लगता है कि ये वाला हो सकता है, और उसी आधार पे हम एलिमिनेशन के आधार पे हम जो है आंसर का पता लगाते हैं, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, इसका मतलब ये वाला जो है ऑप्शन हो सकता है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें तो देखनी देखनी है। कुछ चीजें जो है, जैसे मेरे जितनी वीडियोस में मैं जो चीज बतलाता हूँ, थोड़ा आप देखते रहना। कई बार ऐसी ऊट पटांग चीजें भी पूछ ली जाती हैं, उसके लिए हमें थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, ये हर कंपटीशन की बात हो गई है। हम सोचें कि ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, तो कई बार ऐसा हुआ है वो चीज भी पूछ ली गई, लेकिन इंपॉर्टेंट आपसे बच के ना जाए, बस इतना ध्यान रखना। विच वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव, कौन सा जॉन किट्स की लाइफ का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ईयर था जब उन्होंने ओट्स लिखे थे? तो ये पता होगा सीधे सीधे, 16 17 18 19 कौन सा था वो? ये था 1819। 1819 सबसे प्रोडक्टिव ईयर था। अब बात करें कौन कौन सी चीजें इन्होंने लिखी नहीं, इस समय लिखी थी अपनी सबसे फेमस पॉम्स में से एक, ला बेल डेम सेंस मर्सी, एक ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ। ठीक है, इसके फ्रेज है ओड टू अ नाइट एंगल, बहुत ही फेमस पॉम है, और ओड टू साइकी, ये सब इन्होंने लिखा था। ठीक है, अगर बात करें जॉन किट्स की, तो उन्होंने शादी नहीं करी थी, लेकिन ही फेल इन लव विद फैनी ब्राउन, इनसे इन्हें प्रेम हो गया था, लेकिन शादी नहीं कर पाए थे क्योंकि इनकी 25 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। नाइन्थ, इन विच स्कूल डिड पर्सी बिश शैली स्टडी?
शैली ने कौन से स्कूल से स्टडी करा है। ये देखो बिल्कुल फैक्ट्स वाले होते हैं। अब ये आपको थोड़ा-सा ध्यान तो रखना ही होगा। रग्बी स्कूल, वेस्टमिनिस्टर स्कूल, हैरो स्कूल, एटन कॉलेज। कई बार क्या होता है ऑप्शन से ही कई बार पता लग जाता है। ठीक है, रग्बी स्कूल नहीं होगा। ठीक है, कौन-सा हो गया? अब इसमें सीधा आंसर है एटन कॉलेज। अगर हम बात करें पर्सी बिशेली शैली का, तो इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792, 1792 अगस्त का महीना, ठीक है, आजादी वाला। 8 जुलाई 1822 को इनकी डेथ हुई। इनके फादर का नाम टिमोथी और मदर का नाम एलिजाबेथ, टिमोथी एलिजाबेथ। ठीक है, शैली टिमोथी एलिजाबेथ, शैली टिमोथी एलिजाबेथ, शैली टिमोथी एलिजाबेथ, इतना ध्यान रख लेना, शैली टिमोथी एलिजाबेथ। इनके स्कूल का नाम था एटन पब्लिक स्कूल। ठीक है, कॉलेज लिखा हुआ था वहां पे, एटन पब्लिक स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई थी। ये शुरुआती स्कूल था और बाद में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी। तो एटन पब्लिक स्कूल और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर बात करें तो फिजिकली काफी कमजोर थे, फिजिकली काफी कमजोर थे, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के थे, मूडी थे, कमजोर भले ही थे शारीरिक तौर पे, लेकिन इन्हें गुस्सा आता था। ऐसा होता है पतला दुबला आदमी भी गुस्सा हो सकता है, तो अगर इन्हें लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत करा किसी ने, तो एकदम गुस्सा हो जाते थे, पड़े आते थे, मूडी थे। तो फिजिकली कमजोर थे लेकिन मेंटली स्ट्रांग थे। तो इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो किस कहाँ से हुई थी? एटन पब्लिक स्कूल। ठीक है, एटन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई हुई थी और बाद में ऑक्सफोर्ड, एटन पब्लिक स्कूल बाद में ऑक्सफोर्ड, एटन पब्लिक स्कूल बाद में ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, पर्सी बिश शैली। ठीक है, एंड व्हाट डिड पर्सी बिश शैली बिलीव इन प्रमोट थ्रू हिज राइटिंग्स? शैली ने बहुत कुछ अपने वर्क्स में लिखा है, एसेज वगैरह जो भी लिखे हैं, ठीक है, पोम्स लिखी हैं। इनकी राइटिंग्स में हमें क्या पता लगता है, खासकर इनके एसेज में जो इन्होंने लिखे हैं? ऑक्सफोर्ड में जो एसेज लिखे थे, तो खास तरीके क्या थी टेंडेंसी? स्ट्रिक्ट मोनार्की, रिलीजियस ओबीडियंट, ट्रेडिशनल, ये तो था ही नहीं। इसके खिलाफ ही रही है, मोनार्की के तो खासकर खिलाफ में लिखा है इन्होंने, राजा के राजशाही के खासकर खिलाफ में लिखा है। एक ही पॉइंट से पता लग गया हमें। ठीक है, वेल्थ एक्यूमुलेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड नेशनल, इसके भी बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, ये जो होता है ना कि एक ही आदमी के हाथ में पावर आए, ये इसके बिल्कुल खिलाफ थे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइंटिफिक कंट्रोल, इसके भी बिल्कुल बात ही नहीं, इसकी बात नहीं करी है इन्होंने, लिखा भले ही नहीं है लेकिन बात भी नहीं करी है। अब हम बात करते हैं डी, लिबर्टी की बात करते हैं, ये सोशल रिफॉर्म की, फ्री लव और रिजेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। अगर हम शैली की बात करें तो शैली एक मूडी किस्म के पोएट थे। ठीक है, वो ओपन माइंडेड थे। ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, इसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, जैसे होता है लिव इन रिलेशनशिप, इस तरह की बातें करते हैं। ये बिल्कुल बंधना, जो इंसान को बांधे रखती हैं चीजें, जंजीरें, उसके खिलाफ थे। रिलीजन बांध के रखता है, तो रिलीजन के खिलाफ थे, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे, इन्होंने लिखा भी था। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। तो इन्होंने जो भी चीजें इंसान को जंजीरों बांध के रखती है, उसके खिलाफ में इन्होंने लिखा। और जो गलत चीजें थी उसके खिलाफ में इन्होंने बात करी। तो सोशल रिफॉर्म की बात करते थे, लिबर्टी की बात करते थे। जैसे लॉर्ड बायरन थे ना, लॉर्ड बायरन भी बिल्कुल लिबर्टी वाले आदमी थे, सेम ये थे। इन्होंने मोनार्की को भी क्रिटिसाइज करा। तो अगर हम बात करें शैली की, तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए इनकी दोस्ती हुई थॉमस से, ध्यान रखना, थॉमस जेफरसन, इससे दोस्ती हो गई। ये जो थॉमस जेफरसन था, ये रेडिकल व्यूज वाला था, जो कि धर्म के खिलाफ था, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंसान को जकड़े रखते हैं उसके खिलाफ था। इनके प्रभाव में आए और इनके साथ में मिलकर कई ऐसे एसेज लिखे जिसकी वजह से इन्हें क्रिटिसाइज भी करा गया, यहाँ तक कि इन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल भी दिया गया। तो इन्होंने एसेज लिखे कई सारे, जिसमें ये स्ट्रॉन्ग रेडिकल और एंटी क्रिश्चियन व्यूज हैं, अपने रेडिकल और जो क्रिश्चियन व्यूज थे एंटी, ठीक है, वो वाले एंटी क्रिश्चियन व्यूज इन्होंने बिल्कुल ओपनली लिखे। इस वजह से ना काफी क्रिटिसाइज करा। अपने ऐसे में ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होता है, जो रिलीजन की बातें होती हैं फालतू की, उसके खिलाफ है। मैरिज इंस्टीट्यूशंस खिलाफ है, क्योंकि ये ओपन माइंडेड थे, ये इनका कहना था लिव इन रिलेशनशिप बेटर है। मोनार्की के बिल्कुल खिलाफ थे कि राजशाही जो है ये फालतू में कई बार जो होता है अपनी चीजें जो होता है अपने तरीके से मनमाने ढंग से करती है, तो इस तरीके की चीजों को ये चैलेंज अपने पक्ष में करते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो एमसीक्यूज नहीं है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, ज्यादा नहीं है, जो कई बार कंफ्यूजन करते हैं। एक है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? देखो कई बार शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, इनिशियल्स भी कहते हैं। एक्रोनिम होता है, बस इसे एग्जाम्पल से ध्यान रखना, नासा और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एड्स, नासा का लेते हैं। नासा के अगर हम पूरा नाम है तो क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी अमेरिका की ही है, ठीक है, जो स्पेसशिप का जो स्पेस में वर्क करती है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। अब इसने आपका, हमने कैसे नाम इसका लिख लिया है? एक साथ बोला नासा, एक साथ बोला, और पहले अल्फाबेट को मिला के लिया है।
ठीक है, नेशनल एन, एरोनॉटिक्स ए, तो मिला के पूरा एक साथ बोला ना। ऐसे एड्स, इसका पूरा नाम क्या बीमारी का? एक्वायर्ड ए, इम्यूनो आई, डिफिशियंसी डी, सिंड्रोम एस, पूरा मिला के एक साथ बोला है। जब आप शुरुआती अल्फाबेट को मिलाकर लिखो किसी चीज को, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन या किसी भी चीज का नाम, उसे एक साथ पढ़ो, तो वो होता है एक्रोनिम। वर्ड क्रिएट, ये पूरा वर्ड बन गया, वर्ड बन गया है फर्स्ट लेटर से। फर्स्ट लेटर से जब कोई वर्ड बने, ठीक है, और आप उसे एक साथ पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो एन ए ऐसे, जैसे एफबीआई है। एफबीआई जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिकन एजेंसी, जैसे हमारी रॉ है, ऐसी अमेरिका की एफबीआई है। इसको अलग अलग पढ़ा जाता है, तो ये एक्रोनिम नहीं है, ये एफबीआई है, ये अलग अलग है। जिससे जब आप एक साथ वर्ड के तौर पर पढ़ो, जैसे नासा, इट्स, तो वो हो गया एक्रोनिम। एक्रोनिम जो है ये लिटरेरी टर्म्स के तौर पर आपको ध्यान रखना है, और कैसे ध्यान रहेगा, सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रख लो, एक ध्यान रख लो, एक्रोनिम नासा, तो आपको ध्यान रहेगा कि वर्ड जब शुरुआती अल्फाबेट से बने और वो वर्ड बन जाए, उससे आप एक साथ बोलो, ये नहीं अलग अलग एफबीआई की तरह, नासा एक साथ बोल दिया, एड्स, तो एक एग्जाम्पल ध्यान रखो। नेक्स्ट है एक्रोस्टिक। ये भी मैं इस वजह से बतला रहा हूँ कि ये कई बार कंफ्यूजन कर देता है। देखो, मिल्टन ने जो है पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है, उसकी कुछ लाइंस ऐसे लिखी हैं कि जैसे पहली लाइन में एफ आया, दूसरी लाइन में ए आया, ठीक है, तीसरी लाइन में फिर एल आया, फिर चौथी लाइन में एल आ गया, तो एक वर्ड बन गया फॉल। एक मैसेज चला गया कि यहाँ पे ग्रेट फॉल की बात हुई है, ग्रेट पतन की बात हुई है, जो सैटर्न को फेंका गया था उसके ऊपर बात हुई है, फॉल। ये बना कैसे है? जब फर्स्ट अल्फाबेट किसी स्टैंजा के, किसी पैराग्राफ के, या फर्स्ट लाइन के, पैराग्राफ का भी फर्स्ट, पैराग्राफ का फर्स्ट अल्फाबेट भी हो सकता है, ठीक है, या लाइन का फर्स्ट अल्फाबेट मिलकर कोई वर्ड बनाए, तो उसे हम कहते हैं अक्रॉस्टिक। ठीक है, फर्स्ट लेटर से बने, जैसे नॉर्थ, एन, ठीक है, साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये बन गया। अब ये बन गया पूरा न्यूज, तो ये क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट से बना है, न्यूज बना, और फर्स्ट अल्फाबेट से बना है, तो जो चाहे फर्स्ट अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो लाइन का हो फर्स्ट अल्फाबेट, चाहे वो पैराग्राफ का हो, फर्स्ट अल्फाबेट से हो, तो वो क्या हो गया? हम कहें तो एक्रोस्टिक, एक्रोस्टिक होता है, ठीक है। इससे अलग होता है निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? निमोनिक अगर आपने देखा हो तो डिक्शनरी में पहले बहुत आता था, अब तो देखो वर्ड मीनिंग के तरीके याद करने के अलग अलग हो गए। पहले ट्रिक्स बताई जाती थी कि कैसे याद करना है आपको, ठीक है, वर्ड मीनिंग कैसे याद करने हैं, तो उन ट्रिक्स को याद करने का एक तरीका होता था जिससे हम निमोनिक के तौर पे याद करते हैं। निमोनिक जब हम किसी ट्रिक्स के जरिए, जैसे मान लो मुझे सन से दूरी याद रखनी है कि कौन सा प्लेनेट दूर है, तो पहले मरकरी आता है सन के पास से पहले पास, फिर वीनस आता है, तीसरे नंबर पे अर्थ है, चौथे नंबर पे मार्स है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अब ये सबसे दूर नेपट्यून है। अब इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या कैसे कर सकता हूँ? निमोनिक्स के जरिए याद कर सकता हूँ। निमोनिक्स क्या बनाया? मैरीज वायोलेट्स आईज मेक जैक स्टे अप नाइट्स। मैरी की वायलेट आईज जो हैं वो जैक को पूरी रात जगाए रखती हैं। तो मैरी से हो गया, एम से मरकरी, वायलेट से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जैक से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपट्यून। तो ये क्या है? निमोनिक है। जब आप किसी ट्रिक के जरिए किसी वर्ड को ध्यान रखो, कोई भी ट्रिक के जरिए आप वर्ड को ध्यान रखो या किसी भी चीज को ध्यान रखो, तो उसे निमोनिक कहते हैं, ठीक है। मेमोरी डिवाइस, इसे हम कह सकते हैं मेमोरी डिवाइस है, जब आप निमोनिक के जरिए कोई वर्ड या कोई भी चीज ध्यान रखो। मेमोरी डिवाइस है, फर्स्ट लेटर जो होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है कि आप उसको याद रख सको। तो ज्यादातर वर्ड मीनिंग याद करने के तौर पे, या हम जीएस जब याद करते हैं, तो इस तरह की चीजों का हम यूज करते हैं निमोनिक्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज एन अलेक्जेंड्राइन इन पोएट्री? अलेक्जेंड्राइन क्या है? अ लाइन विद अ स्ट्रिक्ट, ए बी बिल्कुल नहीं है, पहले ही हो गया गलत। बी अ पोम दैट टेल्स अ हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर, बिल्कुल नहीं, हिस्टोरिकल हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। सी अ लाइन ऑफ पोएट्री कंपोज्ड ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, नहीं होता आयम्बिक पेंटामीटर। तो इसमें बचा डी, अ लाइन ऑफ पोएट्री दैट कंसिस्ट ऑफ 12 सिलेबल्स, 12 सिलेबल्स होते हैं, ऑफन डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्टिस और ऑफ 6 सिलेबल्स ईच। और ये इसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। अगर हम बात करें तो अलेक्जेंड्राइन फ्रेंच लिटरेचर से लिया गया है। और अलेक्जेंडर नाम कैसे पड़ा? जो अलेक्जेंडर था सिकंदर,
उसके ऊपर जब पॉम्स लिखी गई तो जनरली अलेक्जेंड्राइन को यूज करा गया, अलेक्जेंड्राइन मीटर, जैसे पेंटामीटर होता है, अलेक्जेंड्राइन यूज करा गया। फ्रांस में लिखी गई थी अलेक्जेंडर के ऊपर, तो इस वजह से नाम पड़ा अलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंड्राइन को जब इंग्लिश में यूज करा गया तो क्या होता है, इसमें 6 एम्बिक फीट होते हैं। एक लाइन में आपको 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फीट होंगे। आयम्बिक हेक्सामीटर, ठीक है। आयम्बिक है, इसका मतलब क्या होगा, अनएक्सेंटेड फिर एक्सेंटेड, इस तरह से आएगा, ठीक है। जैसे होता है अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड, अटेम्प्ट, ए साइलेंट है। तो यहाँ पे आयम्बिक हेक्सामीटर होता है, 12 सिलेबल हो गए, 6 फीट हो गए, 12 सिलेबल 6 फीट, ठीक है। भाई दो यहाँ हुए, दो यहाँ, दो यहाँ सिलेबल, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, तो 12 सिलेबल और 6 फीट हो गए। और ये जो अलेक्जेंड्राइन होती है, स्पेंसरियन स्टेंजा में इंग्लिश में यूज करी गई थी। स्पेंसरियन स्टेंजा में जो लास्ट लाइन होती है, 9th लाइन, वो जो है अलेक्जेंड्राइन में लिखी जाती है। फाइनल लाइन जो होती है वो अलेक्जेंड्राइन में लिखी जाती है, जिसमें 12 सिलेबल होते हैं, कहें तो 6, 6 आयम्बिक हेक्सामीटर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रहना ही चाहिए। तो इसी के साथ में अपनी बात को खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। और जो भी मेरे वीडियो होंगे उन्हें आप जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा